हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पे पॉलिटिकल ऑनर्स के मेन कोर सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी स्टार्ट कर हुई हुई है और फर्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को हुई थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ डिसिप्लिन पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारे जीवन का शायद कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि राज्य के क्रियाकलाप से अछूता हो। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी का शायद कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो स्टेट के क्रियाकलाप, उसकी एक्टिविटी से अछूता हो, इमेच्योर हो कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बाद राज्य के दायित्व और उसकी गतिविधियों में वृद्धि हुई और इसके कारण लोक प्रशासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट्स की अवधारणा मतलब आइडिया के बाद स्टेट के दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ में बहुत वृद्धि हुई और इसकी वजह से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व बहुत बढ़ गया। राज्य की सभी गतिविधियों, एक्टिविटीज़ का संचालन लोक प्रशासन ही करता है। लोक प्रशासन कुशलता के साथ लोगों की विविध आवश्यकताओं पर विचार करता है तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी के साथ लोगों की जो अलग अलग नीड्स हैं उन पर विचार करता है और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करता है। इस समय में हर व्यक्ति जीवन के हर मोड़ पर लोक प्रशासन से संबंधित है कि वर्तमान समय में इस वक्त, ये जो वक्त चल रहा है, इसमें एक एक नागरिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। गेरोल्ड कैडन के अनुसार लोक प्रशासन की समकालीन समाज में निम्नलिखित भूमिका है। गेरोल्ड कैडन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में निम्नलिखित भूमिका है। पहला, राज्य व्यवस्था का परीक्षण, स्टेट सिस्टम टेस्ट, कि स्टेट में जो भी सिस्टम होते हैं, जो ऑर्डर्स बनाए जाते हैं, जो भी क्रियाएं की जाती हैं, उनका टेस्ट करना। सेकंड, स्थायित्व और व्यवस्था का अनुरक्षण, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, ही देश स्टेट में स्टेबिलिटी और ऑर्डर्स जो हैं उन सब का मेंटेनेंस करना, उनकी देखरेख करना, उनको सही ढंग से लगाना। थर्ड है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का संस्थानीकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, कि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो होने हैं उनके अलग अलग इंस्टीट्यूट, उनके इंस्टीट्यूट में क्या काम हो रहे हैं, क्या होने वाले हैं, उन सब के भूमिका देखना। फोर्थ है वृद्धि और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा, उसमें कैसे वृद्धि होगी, कैसे बढ़ोतरी होगी और उसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। फिफ्थ है समाज का कमज़ोर वर्गों का संरक्षण, प्रोटेक्टिंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी में जो बहुत कमज़ोर वर्ग हैं, पिछड़ी जातियां हैं या जो हैंडीकैप हैं या किसी भी तरीके से कमज़ोर हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना। और सिक्स्थ है लोकमत का निर्माण, क्रिएशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कि सरकार ने जो भी काम करे हैं या जो भी काम करने वाले हैं उसमें लोगों का मत, लोगों की राय क्या है, उस सब का निर्माण करना, उस सबको क्रिएट करना, कि लोगों से बात करना, अलग अलग तरीके से उनसे कम्युनिकेशन करना कि ये काम हम करने वाले हैं, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों को ठीक लग रहा है या नहीं, ये सब। समाज में स्थायित्व बनाने में लोक प्रशासन एक प्रभावी शक्ति है। मतलब सोसाइटी में परमानेंस बनाने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत प्रभावी शक्ति है। सरकार की प्रकृति में क्रांतिकारी परिवर्तन होने पर भी प्रशासन का मूल ढांचा, प्रकृति और प्रक्रिया नहीं बदली। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का नेचर में रिवॉल्यूशंस, चेंजेस आने पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का मूल ढांचा, उसका फ्रेम, उसका नेचर, उसका प्रोसेस नहीं बदला। औद्योगिक क्रांति और वर्तमान तकनीकी घटनाओं जैसे तत्वों ने भी मिलकर लोक प्रशासन के महत्व में भारी वृद्धि की है। कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ
और जो इस समय की टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सब की जो प्रॉब्लम्स आई, उन सब ने भी मिलकर लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, बहुत ज़्यादा उसकी वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में लोक प्रशासन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। कि विकासशील देशों में विश्व की कुल जनसंख्या 70% हिस्सा निवास करता है, किंतु विश्व की कुल आय का सिर्फ 20% हिस्सा ही इनके खाते में आ पाता है। इसका मतलब ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर 70, पूरे वर्ल्ड की 70% आबादी रहती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और उन लोगों के पास जो इनकम है पूरे 100% में से सिर्फ 20% ही जा पाती है। डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं, उनकी पहचान गरीबी, असमानता जैसे कारकों के माध्यम से होती है, जिस स्थिति को आंतरिक और बाहरी दोनों दशाओं में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के रूप में चिन्हित किया जाता है। मतलब एक टैग दिया जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी पहचान पावर्टी और इनइक्वालिटी से होती है, और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जो बाहर और अंदर की स्थिति को देखा जाता है उसको सोशल और इकोनॉमिक परेशानियां जो हैं उसके नाम से चिन्हित किया जाता है। मतलब इस बात से टैग दिया जाता है, ये टैग दे दिया जाता है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में आर्थिक और सोशल जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि विकासशील देशों में उपयुक्त रणनीतियों का निर्माण होता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि वर्तमान प्रशासनिक संरचना और लोक प्रशासन की अभिवृद्धि में परिवर्तन हो। इसका मतलब ये है कि जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो आगे बढ़ना है उसकी सफलता है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि डेवलप कंट्रीज़ में उपयुक्त स्ट्रेटजी का निर्माण हो, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि इस समय प्रशासनिक संरचना और लोक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अभिवृद्धि, उसकी क्वालिफिकेशंस में चेंजेस हों, जिससे ये अधिक संवेदनशील, प्रतिस्पर्धात्मक और विकासशील देशों के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम बन सके, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव हो, कम्पिटिटिव हो और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों को की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बन सके। पिछली परिस्थितियों के विपरीत विकासशील देशों में सरकार के कार्यों में न केवल आकार एवं संख्या के परिप्रेक्ष्य में वृद्धि हुई है, बल्कि इसकी जटिलता में भी वृद्धि हुई है, और विशेषतः 3 एक्टिविटीज़ में। कि जो पिछली परिस्थितियां हमने अभी तक देखी हैं उसके अपोजिट डेवलपिंग कंट्रीज़ में गवर्नमेंट के काम में ना सिर्फ शेप और नंबर्स के पर्सपेक्टिव में वृद्धि हुई है, उन शेप और जो नंबर हैं उनके दृष्टिकोणों में बढ़ावा हुआ है, बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी कठिनाइयां भी सामने आई हैं, स्पेशली इन 3 एक्टिविटीज़ में। कि आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें ये बताया गया है कि जो विकासशील देश में सरकार पर पूंजी प्रदान करना, अर्थव्यवस्था का नियमन करना और देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नियोजन उत्तरदायित्व होता है। कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट पर रकम देना, इकोनॉमी का रेगुलेशन कैसा है, इकोनॉमी कैसी चल रही है वो सब देखना, और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना वो उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट, विकासशील देशों में जो गवर्नमेंट है वो जोखिम युक्त क्रियाकलापों से भी संबंधित होती है। कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में गवर्नमेंट जोखिम युक्त रिस्की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके कामों से भी संबंध रखती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं कि उनको टेस्ट करके देखा जाता है वो सही काम कर रहे हैं, यानी कि कोई लड़ाई हो उसमें काम आ जाए, या फिर वो कभी कभार रखे रखे भी फट जाते हैं या किसी गलती की वजह से भी फट जाते हैं, तो उस वजह से वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती है, रहने लायक तो दूर वहाँ खेती करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट उनकी मर्ज़ी के बगैर करना इल्लीगल है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक एवं शैक्षिक गतिविधियाँ, सोशल एंड एजुकेशन एक्टिविटीज़। इस पॉइंट में ये बताया है कि सामाजिक क्षेत्र में विकासशील देश की सरकार पर ये
जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिक को शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से शिक्षित करें। कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट है, उनके ये जिम्मेदारी है, उनकी ये दायित्व है कि वो अपने एक एक नागरिक को एजुकेशन से और सोशली, इन दोनों दृष्टिकोणों से, पर्सपेक्टिव से एजुकेट करे। इसी से निर्धनता और समाज में असमानता जो है वो ख़त्म होगी, समाप्त होगी। उच्च शिक्षा और मानव शक्ति विकास, हाई एजुकेशन और ह्यूमन पावर डेवलपमेंट के लिए वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, अभियंता, इंजीनियर, चिकित्सक, डॉक्टर्स, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर और तकनीकी कर्मी, टेक्निकल वर्कर्स जो है, उनको प्रदान करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसका थर्ड पॉइंट है राजनीतिक गतिविधियां, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। राष्ट्र राज्य का निर्माण, विधि का आधुनिकीकरण, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मतलब क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, लीगल मॉडर्नाइजेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर, इन सबको स्ट्रॉन्ग बनाना। और ऐसे सभी कार्य जो हैं वो सब डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं। हम लोगों ने अनुशासन का महत्व पढ़ा और अब इन महत्व का जो निष्कर्ष निकलता है, परिणाम निकलता है, हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि बहुत कम एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनका कंक्लूजन, परिणाम नहीं निकल पाता। तो उनमें बहसें चलती रहती हैं, उनमें बातें चलती रहती हैं, अभी तक, आने वाले समय तक चलती रहेंगी जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जिनका निष्कर्ष निकल जाता है उनका निष्कर्ष अपने एग्ज़ाम में, अपने आंसर में लिखना कंपलसरी होता है। उस निष्कर्ष के 1.5 या 2 मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। निष्कर्ष में ये बताया गया है कि लोक प्रशासन सरकार का अराजनीतिक अधिकारी तंत्र है जो सरकार की सक्रिय विधि और नीति लागू करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का नॉन ऑफिशियल नेटवर्क है जो गवर्नमेंट की एक्टिव मेथड्स को और नीतियों को लागू करता है, जैसे कानून बनाना, उनकी देखरेख करना, रेल डाक सेवा संचालन वगैरह। ये सभी लोक प्रशासन के काम हैं। वर्तमान समय में लोक प्रशासन की क्रियाओं का आयाम अत्यंत व्यापक हो गया है कि इस समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो काम है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गए हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तरों की सरकारों के संगठन और क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के जो ग्रुप्स हैं और जो उनके मेथड्स हैं, उनकी नीतियां हैं, उन सब के बारे में पढ़ा जाता है और वो ही इन विधियों को, नीतियों को लागू भी करता है। जोसेफ हैरिस के अनुसार लोक प्रशासन निर्णय करता है, योजनाएं बनाता है, नागरिक संगठनों के सहयोग से सरकारी कार्यक्रमों के लिए धन और लोक समर्थन जुटाता है। जोसेफ हैरिस कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन करता है, योजना बनाता है और नागरिक संगठनों के सहयोग से सरकारी कार्यक्रम की पब्लिक ग्रुप जो है उनकी मदद से गवर्नमेंट की जो काम है उनके लिए पैसे इकट्ठे करता है और जो वो काम सही है या नहीं है, या वो काम करने चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए लोक समर्थन भी जुटाता है। जॉन कार्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन संगठनों की स्थापना, उनका पुनर्गठन करता है, कर्मचारियों का निर्देशन करता है, कार्य की प्रक्रिया निर्धारित करता है और ये सरकार द्वारा किए गए कार्यों का भी मूल्यांकन करता है तथा नियंत्रण करता है। इसके द्वारा सरकार के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। जॉन कार्सन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप्स बनाता है, उनको रीऑर्गेनाइज करता है, जो वहाँ कर्मचारी काम करते हैं उनको लीड करता है, कार्य की प्रक्रिया निर्धारित करता है कि ये कार्य इस समय पे होना है और ये ऐसे होना है, ये सब करना है। ये सरकार द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएशन करता है कि सरकार ने जो काम कर दिए, बना दिया, उस सब की देख रेख करना। आखिर में जैसे हम इस बात का निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन कर रहे हैं, सेम वैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम गवर्नमेंट के बनाए गए कार्यों को देखने के लिए होता है और कंट्रोल करता है। इसके द्वारा गवर्नमेंट के जो गोल्स हैं और जो उनके पर्पस हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है।
पब्लिक लोक प्रशासन में अब मुख्य रूप से प्रशासनिक एवं प्रबंध के साधनों और सिद्धांतों जैसे बजट बनाने, कंप्यूटर विज्ञान आदि के उपयोग पर बल दिया जा रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट के जो साधन हैं, उनके सिद्धांत हैं, पर्सपेक्टिव हैं, जैसे बजट मेकिंग और कंप्यूटर साइंस आदि, इनके उपयोग पर, इनके यूज़ पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का विषय क्षेत्र सरकार के प्रकार्य के विषय क्षेत्र से निर्धारित होता है और लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र सदा विस्तारशील है कि एडमिनिस्ट्रेट का जो टॉपिक एरिया है वो गवर्नमेंट के काम के टॉपिक एरिया से निर्धारित होता है और लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र सदा विस्तारशील है कि लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक एरिया है हमेशा से विस्तारशील है और रहेगा, बहुत वास्ट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, ये हमारे कंप्लीट हो चुका है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन का फर्स्ट टॉपिक मीनिंग, डायमेंशन और सिग्निफिकेंस ऑफ डिसिप्लिन हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी 13 अक्टूबर ट्यूसडे को होगी और उसमें हम सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। सो आप सब लोग अभी तक हमने जितना पढ़ाया है उसके नोट्स बना लें, उसको बार बार रिवाइज करें ताकि पेपर तक आप लोगों को वो सब याद रहे। स्टिल आप लोगों के मन में या आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई डेफिनेशन के बारे में पूछना हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।